ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। 12 फरवरी का हम द हिंदू एक अंडरस्टैंड करने वाले हैं और आज बहुत ही शॉर्ट में जो मेजर न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में हमें चर्चा करनी है। बात आई है कि बहुत सारी मूवीज़ को बैन कर दिया जाता है, बहुत सारे सीन्स कट कर दिए जाते हैं और ये एक डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं है। तो ये फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर क्या बात करते हैं वो देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है अर्थक्वेक्स का क्या कारण है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि अर्थक्वेक्स जो हैं इतने सीवियर मैग्नीट्यूड के टर्की में आए और क्या इंडिया में भी आ सकते हैं। हालांकि इस बारे में तो द हिंदू में कुछ नहीं आया कि इंडिया में आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि तेराय रीजन, कुमायूं रीजन जो है बेसिकली ये उत्तराखंड का, यहाँ पे फॉल्ट लाइन है और अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी इंडिया में भी है, लेकिन कब आएगा ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टॉप चाइनीज़ एडवांसमेंट्स। ये न्यूज़ जो है ये एफएक्यू में आई थी कि इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से की स्टेट्स में डेवलप किया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में तो वो अब स्टेट नहीं है, उसमें लद्दाख रीजन जो है वो चाइना को फेस करता है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। इन सभी स्टेट्स में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या डेवलपमेंट किया है, उसके ऊपर यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। डीआरडीओ 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन्स बनाना चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बजटरी एलोकेशन हो चुका है। ये 5th जनरेशन जेट्स का एडवांटेज क्या है ये हमें समझना पड़ेगा, और हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वो कैसे दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है उसको भी हम देखेंगे। फिफ्थ वर्ल्ड, ये न्यूज़ जो है ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के ऊपर है जो फिजी में होने वाली है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी देखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए अभी रिसेंटली कह दिया है कि 7 दिन तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ज़मानत मिल गई है पर ज़मानत से वो रिहा नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है जमा करने के लिए, बेल बॉन्ड लेने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को अगर वो गरीब हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर उनको वापस भेजा जाएगा। ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की है, एक अमेज़ॉन फंड बनाया है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, और ट्रांसजेंडर के राइट्स के ऊपर वापस से एक पूरा पब्लिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है इंडिया में। और बांग्लादेश में जो करिकुलम था उसमें ट्रांसजेंडर को एक कम्युनिटी की तरह रिकग्नाइज करते हुए कहानी बता रहे थे बच्चों को कि एक ट्रांसजेंडर पैदा हुआ, फिर वो शरीफ नाम था उसका और फिर वो शरीफा बन के रहने लगा, तो उस चैप्टर को हटाना पड़ गया, उसको करिकुलम से बांग्लादेश की गवर्नमेंट को रिमूव करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मेजर 8 न्यूज़ हैं। अब आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये पहले फ्रंट पेज पे ये जो न्यूज़ आई थी द कट रन्स डीप, इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है कि 1000 से ज़्यादा कट हो चुके हैं 300 मूवीज़ में, जिनको सिनेमा हॉल्स में पिछले 3 महीनों में क्लियर किया गया है टेलीकास्ट करने के लिए, आई मीन ब्रॉडकास्ट करने के लिए। अब ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, ये बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए, ब्रॉडकास्ट ओवर सैटेलाइट होता है। अब पास कंसर्न्स की बात करें, वॉयलेंस, सेक्सुअल कंटेंट, अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सब चीज़ों के बेसिस पे सीन्स कट होते थे। अभी कुछ रीसेंट एडिशंस किए गए, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, मेंशनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स, रेफरेंस टू बीफ, इस तरह की चीज़ों के बेसिस पे भी सीन कट कर दिए जा रहे हैं। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को एबॉलिश कर दिया गया 2021 में, और सारा का सारा अब डिसीजन हाई कोर्ट में, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में लिया जाता है। अब ये सिचुएशन अपने को तो अच्छी नहीं समझ में आती है, बिकॉज आप देखिए नेटफ्लिक्स पे भी अगर आप चले जाएं तो हाँ, ये बात सही है कि नेटफ्लिक्स में भी आपको प्रो अमेरिकन मूवीज़ दिखेंगी, बट काफ़ी ऐसी मूवीज़ हैं उसमें भी जो कि अमेरिका को फेवर नहीं करती हैं। अब कहीं इंडिया में अगर सोशल ऑनलाइन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उसमें भी ये रेगुलेशंस वैलिड होंगे? बिल्कुल होंगे। रेगुलेशंस जो हैं वो मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये पूरी न्यूज़ में किस मूवी में कितना कट हुआ ये सब हमारे लिए टाइम वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पैराग लिखा हुआ है जो कहता है कि सीबीएफसी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये रूटीनली ऑर्डर करती है फॉर चेंजेस इन द मूवीज़, जैसे कि सेक्सुअल कंटेंट का रिमूवल हो या टोनिंग डाउन हो, यानी कि उसके प्रभाव को कम किया जाए, वॉयलेंस हो, अब्यूजिव लैंग्वेज हो, ये सब फिल्म मेकर को करना रहता है। और एक फेवरेबल एज यूए ए और एस, ये 4 सर्टिफिकेशन जो देते हैं उसको हमें देखना पड़ेगा
तो उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। CBFC कैसी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर बनाई गई है। बेसिकली पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स जो है सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के हिसाब से रेगुलेट होता है। CBFC 25 बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, 60 एडवाइजरी पैनल्स रहते हैं अक्रॉस इंडिया और एक चेयरपर्सन होता है। ये सब मेंबर्स जो हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो फिल्म और टीवी प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन एडवाइजरी पैनल जो होता है वो आउटसाइड द इंडस्ट्री होता है। जो इनकी टेन्योर ऑफ सर्विस है बोर्ड मेंबर्स की और चेयरपर्सन की 3 ईयर्स की रहती है और एडवाइजरी पैनल की 2 ईयर्स की रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इन सब का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है, लेकिन एग्जामिनिंग कमेटी जो है वो मेन बॉडी है जो कि फिल्म को सर्टिफाई करती है। इस एग्जामिनिंग कमेटी के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसर्स हैं। तो ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के अंडर बनाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जनरली उसको सुपरवाइज करता है। 25 बोर्ड मेंबर्स, 60 एडवाइजरी पैनल्स, बोर्ड मेंबर्स 3 ईयर्स, एडवाइजरी पैनल 2 ईयर्स और मेंबर्स अपॉइंटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, एग्जामिनिंग कमेटी, रीजनल ऑफिसर्स फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ द फिल्म। लेट्स मूव अहेड। अब व्हाट आर द सर्टिफिकेट्स? कितने तरह के सर्टिफिकेट्स देती है ये बॉडी? तो 4 कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स देती है। यू मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन और UA मतलब होता है पेरेंटल गाइडेंस चाहिए। याद रखिएगा, फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 12, पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 12। A फॉर एडल्ट एंड S इज फॉर व्यूइंग बाय स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। तो बहुत कम देखने को मिलती है एस पिक्चर कॉमर्शियल कैसे हो सकती है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के बारे में बात करें तो कोई भी एप्लीकेंट को ये गाइड कर सकता है कि उसको इस तरह के कटिंग या मॉडिफिकेशन करना रहता है फिल्म में जो कि नेसेसरी हो, पब्लिक एग्जीबिशन और रिफ्यूज टू सैंक्शन। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 पार्लियामेंट ने बनाया। अब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा है कि किस तरह की मूवीज़ दिखाई जा सकती हैं, किस तरह की मूवीज़ नहीं दिखाई जा सकती। इसको हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कहेंगे, ये याद रखिएगा, ये रेगुलेशंस हैं। यानी कि आप कम ज़्यादा कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं रेगुलेशंस हैं। ये हमारी मीडिया को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बाधा लगाई जा सकती है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में भी कुछ इसी तरीके के प्रोविजंस जोड़े गए हैं जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के फेवर में है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2। अब यहाँ पे ये देखने वाला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। देखिए, हमें उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ CBFC के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ये है कि नहीं, जैसे ही हम इस पर डिबेट करते हैं तो वो पॉलिटिकल हो जाती है। अब हम हमारी आज की दूसरी न्यूज़ को देखते हैं। ये टर्की के अर्थक्वेक्स इतने डेडली क्यों थे? जो अर्थक्वेक आए वो सिर्फ टर्की में नहीं आए। टर्की सीरिया अर्थक्वेक्स जो हैं, कहा जा रहा है कि वो पिछले 300 सालों की एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी जो थी उसको रिलीज किया है। 300 सालों से बन रही एनर्जी अभी एकदम से रिलीज हुई। 2 अर्थक्वेक आए, 7.8 का, 7.5 का, साउथ ईस्टर्न टर्की में। ये लोकेशन देखिए ज़रा, साउथ ईस्टर्न टर्की, वेरी क्लोज टू एशिया, क्लेमिंग 17,000 लाइव्स। ठीक है, इस्तांबुल जो है इस सीज्मिक एक्टिविटी के बाहर रहा। 2 फॉल्ट लाइन यहाँ पे आपको बता रहे हैं, दे आर टेलिंग यू फॉल्ट लाइन्स। अब फॉल्ट लाइन्स क्या होती हैं? ये जो लाइनें बनी है बेसिकली ये एक टेक्टोनिक प्लेट है जो कि इस तरफ मूव कर सकती है, ये दूसरी प्लेट है जो कि इस तरफ मूव कर सकती है। जैसे ही मूवमेंट होगा तो ये एरिया में क्या होगा, रिपल्स आएंगे, शॉक्स आएंगे, और वो शॉक्स ट्रैवल करेंगे फिर अक्रॉस द रीजन। तो ये फॉल्ट लाइन की लोकेशन जो है, टर्की देखिए कितना वल्नरेबल एरिया में है। ये एक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट पूरी की पूरी, जिसके ऊपर टर्की टिका हुआ है।
अब यानी कि ये वाली टेक्टोनिक प्लेट अगर इधर मूव करेगी तो भी टर्की में झटका आएगा, अफ्रीकन प्लेट मूव करेगी तो भी झटका आएगा, एगान प्लेट मूव करेगी तो भी झटका आएगा। तो ये लोकेशन की वजह से टर्की का हालत ऐसा हुआ है। यहाँ पे सीस्मोलॉजिस्ट ने यही हमें इस पूरे जो आर्टिकल आया है इसमें बताया है। ठीक है, तो ये एक बड़ा यूनिक फिनोमेना भी बताते हैं आपको कि वो फिनोमेना है बेसिकली स्ट्राइक स्लिप। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फिनोमेना है। Geologists say that the earthquakes were from a strike slip which is typical of the earthquakes in the region. Strike slip यानी प्लेटें पहले टकराई और फिर एक दूसरे के अक्रॉस स्लिप करी। यूजली प्लेट जब टकराती है, जैसे हमारे हिमालयाज़ हैं, तो जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में जब टकराई तो हिमालय कैसे बन गया, प्लेट चढ़ गई एक दूसरे के ऊपर, तो हिमालय के पहाड़ बन गए। इसीलिए एक तरफ से उनका स्लोप थोड़ा स्टीप है और एक तरफ से स्लोप जो है वो नॉर्मल है। मतलब जो पहाड़ है अचानक से ऊंचे हैं, एक तरफ से देखेंगे दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको धीरे धीरे उसका ग्रेडियंट बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये मूवमेंट होता है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हम कुछ बातें कर लेते हैं अब रिक्टर स्केल के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं इनके ऊपर, रिक्टर स्केल और मर्काली स्केल के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को कैसे देखा जा सकता है वो समझना ज़रूरी है। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, आउटडेटेड जो है वो रिक्टर स्केल है, 1935 में बनाया गया था। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर जो है वो लॉगरिथमिक स्केल है, मतलब बेस 10 है उसमें, और हर नंबर 10 फोल्ड इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि अगर 7 रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो वो 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी में होगा रिक्टर स्केल 6 से। बहुत बड़ी बात है। जो स्केल है वो मैग्नीट्यूड 0 शॉक एज वन दैट प्रोड्यूसेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइक्रोन यूजिंग वुड एंडरसन सीस्मोग्राफ। अब ये 1 रिक्टर क्या होता है, तो पहले 0 डिफाइन करना था इसमें। 0 रिक्टर का मतलब क्या है, तो 0 रिक्टर वो मिनिमम शॉक है जो कि आपको 100 किलोमीटर दूर में 1 माइक्रोन एम्पलीट्यूड का, यानी ये जो एम्पलीट्यूड है मूवमेंट का, रिपल का, उसमें 1 माइक्रोन मूवमेंट, ये कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन, इतना मीटर का मूवमेंट होना चाहिए रिपल में, तो वो 0 रिक्टर होगा। अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। अब उसके बाद अभी MM स्केल, मॉडिफाइड मर्काली स्केल यूज़ करते हैं, जो कि इंटेंसिटी स्केल है, जो कि अर्थक्वेक को इंटेंसिटी ऑन अ स्केल ऑफ 1 याद कहती है। 1 आया तो नॉट फेल्ट और 12 है तो एक्सट्रीम है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टर्की वॉज 9 मर्काली स्केल के हिसाब से। इसका मतलब है कि अर्थक्वेक वॉयलेंट है। डैमेज कंसिडरेबल होगा डिज़ाइंड स्ट्रक्चर्स में, डैमेज सब्सटेंशियल बिल्डिंग्स में और पार्शियल कोलैप्स में लीड कर सकता है। मर्काली स्केल के हिसाब से 9 था और रिक्टर स्केल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये 7.8 और 7.5 मैग्नीट्यूड का था। तो दोनों ही स्केल कहीं ना कहीं इंटेंसिटी को दर्शाती हैं, पर दोनों स्केल के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अलग हैं। अब एक क्वेश्चन आपको कंसीडर करना है विथ रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखिएगा। शैलो अर्थक्वेक्स आर जनरली मोर डिवास्टेटिंग। शैलो अर्थक्वेक्स कैरी ग्रेटर एनर्जी व्हेन दे इमर्ज ऑन द सरफेस। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? अब ये शैलो अर्थक्वेक क्या है? देखिए, जब अर्थ को आप इस तरीके से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जब फॉल्ट लाइन पे प्लेटें टकराएं, जब फॉल्ट लाइंस पे प्लेट्स टकराएं। ठीक, अब ये जो क्रस्ट है ना, ये आप कहीं पे भी ये टूटा हो सकता है। तो ये जितना क्रस्ट के नज़दीक झटके लगेंगे प्लेट को, जितने, क्योंकि एक लेयर नहीं है, कई सारी लेयर्स हैं, तो क्रस्ट के जितना नज़दीक झटके लगेंगे अर्थ को, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड सीवियर होगा, आपकी बिल्डिंगें कोलैप्स कर जाएंगी। लेकिन अगर अर्थक्वेक में झटका इस जगह पे आया, इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट अर्थक्वेक केम एट ए, तो उसका शॉक जो है वो ऊपर रीजन में एब्जॉर्ब होते हुए आएगा और उतना झटका आपको नहीं लगेगा। तो इस केस में दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं और आंसर यहाँ पे लिखा ही हुआ था, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
गवर्नमेंट अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रैंप अप कर रही है, क्यों रैंप अप करना ज़रूरी है? भाई देखो, चाइना से बहुत खतरा है। चाइना, ये देखो अटल टनल की ठंडी में क्या हालत होती है। साउथ पोर्टल ऑफ द अटल टनल इन रोहतांग साइड से, आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी घाटी है, जो ये पूरे पहाड़ हैं ऊपर वाले, इसको बर्फ़ में पार किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। ये अटल टनल ने पॉसिबल किया है। तो एकदम हमें 9 किलोमीटर तक पहाड़ चीरते हुए एकदम उस पार निकाल देता है। तो जाइए, बड़ा 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 इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है अटल टनल के अंदर एंटर करना, और अटल टनल से निकलने के बाद नज़ारा एकदम चेंज होता है। तो ये जो टनल है, ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे ब्लेस्ड है, और कनेक्टिविटी हमारी जो मिलिट्री फोर्स की है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है इस रीजन में। ठीक, अब चाइना के जो इंकर्जन्स हो चुके हैं पिछले पास्ट 8 ईयर्स में, जैसे कि चुमार में डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 2014 में, डोकलाम 2017 में, और अभी जो चल रहा है 2020 से, अप्रैल 2020 से ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ जो चल रहा है, तो चाइनीज़ आर्मी ने बहुत सारे ट्रूप्स अपने बॉर्डर पे खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से गालवान घाटी में क्लैश हुआ, पिछले 45 साल का पहला वायलेंट क्रैश। तो ये हमारी क्वालिटी है हमारे स्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजी की और उनके मेंटेनेंस की, जो कि बेसिकली अभी इंडिया ध्यान दे रहा है, ताकि जो चाइना का सिचुएशन जो है उसको हम काउंटर कर सकें। अभी जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, ये 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, LAC इंक्लूडिंग रैम्प, और वहाँ पे इंडियन साइड में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और जो कि इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार, इन सब में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अभी क्या है, 135 किलोमीटर लॉन्ग ये जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, दैट इज चुशुल डुंगटी फुक्शे डेमचौक रोड, लद्दाख रीजन में ये डेवलप की जा रही है। डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है गवर्नमेंट का, जिसके हिसाब से चाइना बॉर्डर एरियाज में 6806 किलोमीटर की रोड्स बनाई जा चुकी हैं, जबकि 2008 से 2014 को कंपेयर करें तो 3610 किलोमीटर की रोड बनाई गई थी। डॉक्यूमेंट 9.2 किलोमीटर अटल टनल के बारे में भी बताता है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा टनल है, अबव 10,000 फीट। और उमलिंगला पास के पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड के बारे में बताता है, जो कि 19,024 फीट पे है, लद्दाख के डेमचौक इलाके में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट में कई सारे रोड, रेलवे, ब्रिज, पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया गया है नेबरहुड में, नेबरिंग कंट्रीज़ में, यानी नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को हम कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स और ट्रेड फ्लोज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में गवर्नमेंट ने 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, जहां पे 10 रोड डेवलप करेंगे 306 किलोमीटर की तेराई रीजन में, और रेल लिंक्स के ऊपर बात कर रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ नेपाल को कैसे कनेक्ट किया जाए। और कई सारे स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स रह चुके हैं LAC में, जैसे कि 16 माउंटेन पासेस खोले गए हैं पिछले साल, और कई सारे ब्रिज और टनल प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में कंप्लीट किए गए, विच वॉज द साइट ऑफ द मोस्ट रिसेंट इंडिया चाइना skirmish इन यांगसे, वेयर चाइनीज सोल्जर्स अटेम्प्टेड टू ओवररन एन इंडियन पोस्ट। उस सब जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। गवर्नमेंट ने क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइंस की भी फंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश और नेपाल के लिए। साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन भी अनाउंस हो गया है बिटवीन मोतीहारी इन इंडिया एंड अमलेखगंज इन नेपाल, और कई सारे हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन बांग्लादेश के साथ भी हम बना रहे हैं, जो कि पेट्रोल प्राइसेस को, रोड कंजेशन को कम करने में मदद करेगा। डॉक्यूमेंट में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में भी बात किया गया, KMMTT, जो कि म्यांमार के साथ मिलकर हम बना रहे हैं, इंक्लूडिंग द पालेटवा आइलैंड वाटरवे और सिटवे पोर्ट, जो कि स्ट्रैटेजिक पोर्ट है इंडिया के लिए। ये सभी के ऊपर S जयशंकर ने आके बताया है, और यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में आपको मेंशन मिल जाएगा, आप इसको रीड करिएगा। DRDO जो है वो 5th जनरेशन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाह रहा है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ट्विन इंजन होता है, स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, लाइट वेटेड एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एरोप्लेन में जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अभी फैल्कन 22 नाम का आपने जेट सुना होगा, रैप्टर F-22 USA की मूवीज़ में, आर्मी मूवीज़ में बहुत यूज़ होता है, F-22 आ रहा है। तो F-22 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अभी ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ रशिया के पास है, जिसमें सुखोई Su-52 है, और USA के पास है जिसका F-22 है, और चाइना के पास है, इसका नाम कुछ बेंडोंग करके है, कुछ अजीब सा नाम है। तो ये 3 देशों के पास ही 5th जनरेशन जेट्स हैं।
और इंडिया का जो तेजस है, दैट इज़ LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, वो बहुत एडवांस्ड है, वो बहुत फास्ट है। तो उसका जो सेकेंड वर्जन है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA, दैट इज़ मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसको Mark 2 के नाम से बोला जा रहा है, Mark 2, तो ये बनाने का 9,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा दिए हैं सरकार ने। तो उसके ऊपर यहाँ पे न्यूज़ आई है दैट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA under DRDO has invited Indian industry players to join the development and manufacture of indigenous 5th generation fighter jet, the advanced medium combat aircraft. This is the 5th generation project, fighter jet project that we have. तो इसके लिए इंडियन कंपनीज को बुलाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वो हमें देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और वही समझते हैं। तो DRDO अपने इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को और सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए 14th एरो इंडिया में, जो कि अभी बेंगलुरु में होगा, वहाँ पे अपना कई सारा इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करेगा, जहाँ पे वो अपना AMCA 2032 तक ये वाला प्रोजेक्ट प्लान लॉन्च करने की, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें GE414 इंजन्स होंगे। ये एडवांस्ड इंजन्स हैं, फिर बाद में उनको इंडिजिनस इंजन्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये LCA तेजस का एडवांसमेंट प्रोजेक्ट है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो प्रिंसिपल पार्टनर है DRDO और CSIR लैबोरेटरीज के साथ। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। नाउ इन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये फिजी में हो रहा है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफ फिजी क्या है? फिजी बेसिकली एक कंट्री है छोटी सी, जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। ये इंडियंस को ब्रिटिशर्स लेके चले गए थे वो लेबर कराने के लिए कॉलोनियल पीरियड में, और तब से वहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला जो UN में, कि UN ने भी डिसाइड किया कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और सिमिलर काम बांग्ला और उर्दू भाषा के लिए भी करेगा वो। तो यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी और हिंदी पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 2 दिन हैं, वर्ल्ड हिंदी डे है और एक नेशनल हिंदी दिवस है, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे है और नेशनल हिंदी दिवस है। तो नेशनल हिंदी डे, दोनों में डिफरेंस है। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10th जनवरी को मनाया जाता है, टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में जो बनाया, उन्होंने डिसीजन लिया कि हिंदी डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन WHC वेबसाइट दे विल पब्लिश। पहली बार जो वर्ल्ड हिंदी डे है 2006 में मेमोरी बनाया गया था, क्योंकि पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में 10 जनवरी 1975 में, है ना। ये आपको कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे न्यूज़ में भी आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करेगा। लेट मी शो इट टू यू। द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड टू प्रमोट द लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड द फर्स्ट such conference was held in 1975 in Nagpur. This year's Hindi conference is a humble tribute to those forefathers. ठीक है। A delegation of 270 academics, expert and Hindi writers would be flown to Fiji to participate in the particular conference. Now, when we discuss this, it is to be understand that what is Hindi. So, Hindi is written in Devanagari script. It was the official language. 14 सितंबर 1949 को अडॉप्ट की गई थी, और तब से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी 8वें शेड्यूल में भी लिखी गई भाषा है। आर्टिकल 351 बात करता है डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी कुछ और भी देशों में बोली जाती है, सच एज मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गोवाना, ट्रिनिडाड, टोबागो एंड नेपाल, ठीक है। अब अगले न्यूज़ के ऊपर आते हैं, विच इज़ ऑन सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अब इसमें नालसा के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, कुछ ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जिनको जमानत मिल गई है, पर जमानत के बाद आपको बॉन्ड भरना रहता है ना, कुछ पैसे जमा करने रहते हैं कोर्ट में सिक्योरिटी की तरह, तो वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी भी तरीके से 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। ये एक स्पेशल कोर्ट बनी। अब यहाँ पे एक टर्म है, देखिए, एमिकस क्यूरी, एडवोकेट गौरव अग्रवाल। एमिकस क्यूरी क्या होता है ये समझ लो दोस्त। एमिकस क्यूरी पॉलिटी में आ सकता है। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि कभी कभी कोर्ट किसी एक एक्सपर्ट व्यक्ति को अपने साथ रखती है और कहती है कि
कोर्ट की मदद करो। तो एमिकस क्यूरी जो कह रहा है उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, ये जस्ट कोर्ट का एक दोस्त है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो कि जजेस के साथ बैठता है, असिस्ट करता है। अब जैसे इसी पर्टिकुलर मैटर में बात करें तो जो जज थे वो संजय किशन कौल हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि नालसा की रिपोर्ट है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की रिपोर्ट है कि 5,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर इन जेल इन द कंट्री डिस्पाइट कोर्ट्स ग्रांटिंग देम बेल। डिस्पाइट कोर्ट्स ग्रांटिंग देम बेल, वो या तो कई सारे केसेस में अंदर किए गए हैं या बहुत गरीब हैं जिनको बेल कंडीशंस नहीं रिफर्बिश कर पा रहे। तो यहाँ पे गौरव अग्रवाल ने कहा कि इन 5,000 प्रिजनर्स में से 2,357 प्रिजनर्स को लीगल असिस्टेंस मिल चुका है, 1,417 रिलीज भी कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं प्रिजनर्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं जेल के अंदर, उनकी पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रही है। तो यहाँ पे अब नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1995 में बनाई गई थी और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर बनाई गई। ये लीगल एड प्रोग्राम्स के इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से रूल्स और प्रिंसिपल्स भी बनाता है। ये फंडिंग भी देता है, ग्रांट्स भी देता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और एनजीओस को, ताकि वो लीगल एड सिस्टम्स अपना स्ट्रॉन्ग कर सकें, इनिशिएटिव्स बढ़ा सकें। आर्टिकल 39A की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है, ये डीपीएसपी है, कि स्टेट जो है वो ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, provide free legal aid, suitable legislation or schemes in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen for the reason of economic or other stability। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए बात करता है आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो बनाई जाती हैं वो किस लेवल पे बनाई जाती है, तो नेशनल लेवल पे रहती हैं, स्टेट लेवल पे रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहती हैं, साथ में ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी रहती हैं और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहती हैं। इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन? So their function is to provide free legal aid advice, legal awareness, ओपिनियंस, ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत जब बिना कोर्ट में जाए सेटलमेंट कराना और विक्टिम्स ऑफ क्राइम को कंपेंसेशन दिलवाना, ये सब है। अब क्वेश्चन आ जाता है, जैसे नालसा के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए भी हैं प्रीलिम्स में कि कौन इसका पेट्रन इन चीफ होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, स्टेट लेवल में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका पेट्रन इन चीफ होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तालुका लेवल में सीनियर सिविल जज होता है। ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाइडेन और लूला, बेसिकली लूला जो है, ही इज़ बेसिकली द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट, दैट इज़ लुई इनासियो लूला द सिल्वा, हिज नेम इज़ लूला द सिल्वा, इज़ मीटिंग जोई बाइडेन। दोनों के बीच में बहुत कॉमनैलिटी है। सबसे पहली कॉमनैलिटी दोनों के बीच में क्या है? दुनिया में दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, एक साउथ अमेरिका में है, एक नॉर्थ अमेरिका में है। कॉमनैलिटी इनके बीच में ये है कि ये राइट विंगर्स को हरा के आए हैं अपने देश में। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत राइट विंग वाला व्यक्ति, जोई बाइडेन थोड़े से लिबरल, ठीक है। और वैसे ही जायर बोल्सोनारो जो कि इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे ब्रिक्स में रिलेशन बन रहे थे ब्राज़ील के साथ, वो राइट विंग थे। अब वो हट गए और ये लूला डा सिल्वा है। दोनों कंट्रीज़ में इलेक्शन के बाद अटैक हुए उनकी पार्लियामेंट पे। जो मॉब है उन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट्स को स्वीकारा नहीं और अटैक हुआ। तो दोनों कंट्रीज़ ने कहा कि यार ये सब चीज़ें हम लोग को मिलके अवॉइड करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि आपके और हमारे देश में दोनों में एंटी डेमोक्रेसी वाले प्रोटेस्ट ना हो सकें। जो मेन बात इन्होंने हमारे लायक करी है वो ये करी है कि ये अमेज़ॉन को, यानी कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन के मामले में दोनों देशों का कुछ अलग मानना है, उसके ऊपर इनके जॉइंट स्टेटमेंट्स में कुछ नहीं कहा गया। अब अमेज़ॉन फॉरेस्ट की ज़रा आप ध्यान से देखिए लोकेशन, ये आपको दिखाई देगा कि ये काफ़ी वास्ट स्ट्रेच ऑफ साउथ अमेरिका में को कवर करता है और लार्जली ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सब को बेसिकली कनेक्ट करता है। ये जो अभी एक लिविंग अमेज़ॉन की रिपोर्ट आई थी COP27 में, वर्ल्ड वाइड फंड ने निकाली, कहा कि 35% ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज टोटली लॉस्ट और हाईली डिग्रेडेड। ये शर्म एल शेख में जो COP27 अभी हुआ था।
तो उसके बाद ये जो एग्रीमेंट हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इन दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अमेजॉन फॉरेस्ट जो है दे आर थ्रेटेंड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फायर एंड डिग्रेडेशंस। दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ कंसर्न। जो सरफेस वाटर है वो भी खत्म हो गया है, रिवर्स जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गई हैं, पॉल्यूटेड हो गई हैं, और अमेजॉन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अब ये जो प्रेशर है ये हमारे प्लानट को शॉर्टली अफेक्ट करेगा, ऐसी ये रिपोर्ट कह रही है। तो इसलिए अमेजॉन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ये लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, याद रखिएगा, जो कि अमेजॉन रिवर का ड्रेनेज बेसिन भी हैं। नॉर्थ और बेसिकली अमेजॉन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है नॉर्दर्न सदर्न अमेरिका में, वो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करती हैं। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होती क्या है? ये क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट होती हैं, ग्रोइंग विद इन 28 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। ये बहुत वेट प्लेसेस हैं, रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर, सीजनली या थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर्स भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। ब्राज़ील का क्योंकि ये 40% इलाका कवर करती हैं, तो गिना हाईलैंड्स टू द नॉर्थ, एंडीज माउंटेन्स टू द वेस्ट, ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेटू टू द साउथ एंड अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। इनकी यूनिक पोजीशन भी ऐसी है कि ये काफ़ी वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे अमेजॉन फंड के ऊपर भी बात हुई, तो याद रखिएगा अमेजॉन फंड एक प्राइवेट फंड है जो कि अमेरिका और ब्राज़ील ने मिलकर बनाया है। अब आखिरी न्यूज़ पे हम आते हैं जो कि LGBTQ के राइट्स के ऊपर है। अब बांग्लादेश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक्स विड्रॉ कर दी गई हैं। ऑब्वियसली राइट विंग मुस्लिम जो फैक्शन है, इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा कि ये गे राइट्स और ये सब चीज़ों को आप प्लीज़ नॉर्मलाइज मत करिए। अब वहीं हम इंडिया की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कोटा की डिमांड इनकी बढ़ रही है। ये हॉरिजॉन्टल कोटा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कोटा मतलब एक वर्टिकल कोटा होता है, जैसे SC ST OBC को कितनी सीटें मिलेंगी वो वर्टिकल कोटा हो गया। अब OBC कैटेगरी के अंदर भी महिला आ जाती है, OBC कैटेगरी के अंदर और भी वर्ग आ जाते हैं, स्टेट डोमिसाइल आ जाता है, तो वो हर जगह पे एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लगता है। तो SC में अगर आप उसी स्टेट के SC हैं, आप दूसरे स्टेट के SC हैं, तो स्टेट डोमिसाइल है, तो उसी स्टेट के SC को प्रेफरेंस मिलेगा, पहली सीटें लॉक होंगी उसकी। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो EWS रिजर्वेशन भी क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे उसको तो वो अब हॉरिजॉन्टल नहीं रह गया ना, वो तो एक वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, एक नई कैटेगरी बन गई है अभी रिसेंट के जजमेंट के बाद। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बेसिकली बोल दिया था कि ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। क्या बोला था? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बोलने का मतलब कि आप उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड कर देंगे, बिकॉज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास भी एक नई तरह की क्लास बनाई गई। अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कह रही है कि हमको OBC में एक नई जाति नहीं बनना है, हमको OBC लोगों के साथ compete नहीं करना है उन सीटों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से एक रिजर्वेशन बनाए। पार्लियामेंट में यूनियन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया, कहा कि हमारा कोई भी प्लान नहीं है अभी किसी भी तरह का स्पेशल कोटा देने का, ठीक है। एक्टिविस्ट को, लॉयर्स ये कहा, तो लोगों ने कहा कि यार ये जो अब जो मूवमेंट है ये तो बढ़ना ही है। तो उसके बाद आपको पूरी सिचुएशन यहाँ पे बताएगा। हम देख लेते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए क्या ज़रूरी हैं समझने के लिए। तो 2018 में इन नवंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। IPC का सेक्शन 377 जो है वो कार्नल इंटरकोर्स और एनल इंटरकोर्स को वो कहता था दैट इज़ इलीगल, है ना। तो पनिशमेंट होती है, बड़ी सीवियर पनिशमेंट थी इसके लिए, तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी के लिए वायलेटिव है। अब याद रखिएगा पूरी तरीके से इसको ख़त्म नहीं कर दिया गया है। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये है कि सिर्फ LGBTQ कम्युनिटी द्वारा अगर ये किया जाता है तो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है तो सेक्शन 377 में तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर कोई एक लड़का दूसरे लड़के के साथ करता है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं उनको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है। अब यह है कि योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स जो हैं ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं इंटरनेशनली। ये 2006 में योग्यकर्ता इंडोनेशिया में बनाए गए थे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स द्वारा, ठीक। सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जो रिलेशनशिप है वो आपके राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये डिबेट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने पुट्टास्वामी जजमेंट में कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन लाई एट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 14। तो पुट्टास्वामी में भी कहा गया है, नवतेज सिंह जौहर में भी कहा गया है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। देख रहे हैं आप, टाइमिंग देख रहे हैं शंख की।
हम लोग LGBT के बारे में बात कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। अब ये शंख अप्रूव कर रहा है या डिनाई कर रहा है कल्चर के हिसाब से, हु नोस। एंड दिस इज द परसेप्शन। इस परसेप्शन से तो खुद को बचाना है। परसेप्शन नहीं चाहिए अपने को फैक्ट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपके राइट टू प्राइवेसी में आता है। डिस्क्रिमिनेशन अगर आपके साथ हो रहा है तो आर्टिकल 15 का वायलेशन है। आपकी लाइफ और आपकी लिबर्टी 21 में, और आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में, सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि LGBT के राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ रीसेंट जजमेंट देख लेते हैं। नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली 2009 का जजमेंट है, जहां पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। सिर्फ एक हाई कोर्ट ने कहा था, और कोर्ट ने कंक्लूड किया कि सेक्शन 377 डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्ट्स और बिटवीन कंसेंशुअल एंड नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स। ठीक है, कोई मर्जी से कहे सोडोमी करने के लिए तो ये बड़ा विचित्र सा लॉ में एक पार्ट है IPC में भी, क्योंकि मैं लॉयर हूँ तो मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा भी है इन सब चीज़ों को। तो बड़ा विचित्र सा पार्ट है जिसके ऊपर कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी कंसर्न भी रेज होता है कि नहीं यार, एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो कि इससे अफेक्ट हो सकता है। अब हम लोग एक रेट्रोग्रेड सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी नहीं भी हैं और हैं भी। कुछ जगहों पे हम कंजर्वेटिव्स हैं, बने रहना चाहते हैं, और कुछ जगहों पे हमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ओवर कमिंग जनरेशन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब सोसाइटी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगी, डिजिटली इंटीग्रेटेड हो जाएगी, जहाँ पे कल्चरल फॉल्ट लाइंस जो है वो नैरो होती चली जाएंगी, तो चीज़ें नॉर्मलाइज होती चली जाएंगी। लेकिन समाज है, परिवर्तन करने में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये चीज़ें नहीं लागू की जा सकती हैं या थोपी जा सकती हैं। लेट द टाइम सेटल द डिस्प्यूट्स एंड लेट द डेमोक्रेसी गेट मैच्योर। लोग समझेंगे। अभी देखिए, वुमेन के रिलेटेड अभी पिछले 20 साल में बहुत परिवर्तन आया है भारत देश में। महिलाओं को जिस तरीके से आज़ादी मिली है या प्रोटेक्शन मिला है कि वो इतनी आज़ाद हो पा रहे हैं, इक्वल वर्क फोर्स बन पा रहे हैं, इक्वल रेम्यूनरेशंस ले रहे हैं, ये एक एडवांसमेंट है जो कि हम लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ 70 ईयर्स हासिल किया है। करेक्ट है। तो ये LGBTQ राइट्स भी अभी क्योंकि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो इट विल टेक टाइम, नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जस्टिस KS पुट्टास्वामी का जो जजमेंट है 2017 में, वो भी इन्हीं सब बातों को बोलता है। कहा कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो है वो देखिए लाइफ और लिबर्टी का एसेंट्रिक पार्ट है, आप उसको टेक नहीं कर सकते, टेक अवे नहीं कर सकते। बॉडीली ऑटोनॉमी इंटीग्रल पार्ट है राइट टू प्राइवेसी का। बॉडीली ऑटोनॉमी में राइट सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी ये मेन जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया। ठीक है, सुरेश कुमार कौशल ने पिटीशन रेज करी थी। अब नालसा में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स थर्ड जेंडर में, तो अभी आपसे फॉर्म भरवाओ तो मेल, फीमेल और अदर्स पूछता है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हो रहा है। अब उनको रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये एक पॉलिटिकल डिबेट अगेन हो जाती है। तो अब देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया कि बिफोर डिक्लेयरिंग इन पार्लियामेंट इट वाज नॉट कंसीडरिंग कोटास फॉर ट्रांस पीपल, द यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री वाज unveiling a proposal to include them in the OBC category, but now they have stated that हम अलग से तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बट नथिंग इन द नालसा जजमेंट प्रिवेंट्स द स्टेट और द सेंटर फ्रॉम ब्रिंगिंग रिजर्वेशन विद इन ईच कैटेगरी। SC ST, ये कर्नाटक एज द कर्नाटका गवर्नमेंट डिड ऑन द हील्स ऑफ अ हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर 1% अक्रॉस द स्टेट रिजर्वेशन। ठीक है, ओपनली गे लॉयर टू बी क्लियर्ड फॉर हाई कोर्ट जस्टिस बाय द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम। ये बड़ा रिसेंट मूवमेंट आ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने लगभग सारे न्यूज़, सारे पॉइंट्स को इन ब्रीफ डिस्कस कर लिया। सभी में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ में कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, उसको डिस्कस कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर द एडिटोरियल एनालिसिस टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। काफ़ी ब्रीफ रहा हमारा सेशन। आप न्यूज़पेपर को प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, सिर्फ इस वीडियो के भरोसे नहीं बैठना है अपने को, अखबार को एक बार पढ़ने की कोशिश अपना डेली बेसिस पे करनी है। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे रेगुलर सेशंस में जो कि शाम को होते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस। एंड ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।